आज का हमारा टॉपिक है सामान्य प्रबंधन। हम जानेंगे सामान्य प्रबंधन का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। ठीक है ना। तो देखो, जहां तक सामान्य प्रबंधन के अर्थ की बात है, होता क्या है प्रबंधन। हमको समझना है प्रबंधन, वो भी बिल्कुल सामान्य स्तर का। विशेषज्ञ प्रबंधक नहीं बनना है, सामान्य स्तर पर प्रबंधन के बारे में क्या मूलभूत अवधारणाएं होती है उसको देखना है। तो देखो, सबसे पहले अर्थ देखते हैं। तो देखो, जो प्रबंधन का बिल्कुल सामान्य सा जो अर्थ होता है, प्रबंधन का सामान्य अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था व्यवस्था दरअसल सामान्य अर्थों में जो व्यवस्था शब्द है वो प्रबंधन के समानार्थी या पर्यायवाची के रूप में उपयोग होता है। जैसे आप कहीं गए, जैसे किसी शादी में गए, वहां पे आपको खाने के लिए अच्छी साफ प्लेट मिल रही है, पीने का अच्छा पानी मिल रहा है, सब चीजें सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई हैं, भीड़ नहीं है बहुत ज्यादा, और एक शांतिपूर्ण ढंग से आप खाना खा पा रहे हो, तो आप स्वाभाविक रूप से क्या बोलोगे कि बढ़िया प्रबंधन है, या बोलेंगे व्यवस्था अच्छी है। तो हो गया ना पर्यायवाची के रूप में, क्या बोलेंगे, व्यवस्था अच्छी है। आप किसी रेलवे स्टेशन में, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओ और एयरपोर्ट पे जाओ, रेलवे स्टेशन की सुविधाओं और एयरपोर्ट की सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। रेलवे स्टेशन का टॉयलेट और एयरपोर्ट का टॉयलेट जमीन आसमान का अंतर है। तो सामान्य रूप से बोलते हैं कि यार रेलवे स्टेशन पे व्यवस्था सही नहीं है और एयरपोर्ट पे व्यवस्था सही है, मतलब वो प्रबंधन की ही बात कर रहे हैं। तो जो सामान्य अर्थों में जो प्रबंधन शब्द है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, व्यवस्था के पर्यायवाची के रूप में उपयोग हो रहा है। फिर इसका एक संकुचित या इसको परंपरागत अर्थ कहते हैं। परंपरागत, संकुचित दृष्टिकोण से प्रबंधन का क्या मतलब है, या परंपरागत से क्या मतलब है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति, कार्य कराने की युक्ति, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को प्रबंधन कहा जाता है। यह परंपरागत अर्थ में है। अब प्रबंधन का ऐसा उपयोग नहीं होता है, लेकिन परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता था कि भाई कोई व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्तियों से काम करा ले, क्योंकि देखो व्यक्ति से काम कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम एक आर्ट कहते हैं, अभी देखेंगे इसी के रूप में। कला को कला कहेंगे कि प्रबंधन एक कला है, क्योंकि दूसरों से काम कराना, कि आपको भाई 10 व्यक्ति दे दिए गए कि 10 व्यक्ति से दिन भर में आपको इतना काम कराना है, तो ये आप में टैलेंट है कि आप उनसे वो काम करा पाते हो या नहीं करा पाते हो। तो जो लोग काम करा लेते थे उनसे कहते थे कि इनका प्रबंधन अच्छा है, तो फिर उसी संदर्भ में पुनः होने लगा कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति ही प्रबंधन है। फिर इसका व्यापक अर्थ, और ये जो व्यापक अर्थ है ना, यही आधुनिक संदर्भ में इस अर्थ का प्रयोग होता है। आधुनिक संदर्भ में हम आज जो प्रबंधन को पढ़ रहे हैं वो ये प्रबंधन भी नहीं है, ये प्रबंधन भी नहीं है। व्यापक अर्थों में क्या है कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी अवधारणा या प्रक्रिया बोलते हैं जिसमें नीति निर्धारण शामिल है। नीति निर्धारण, नीति का क्रियान्वयन, नीति का क्रियान्वयन, संगठन, व्यक्ति, समुदाय, संगठन, व्यक्ति, समुदाय, इन सबके कार्यों में समन्वय करना। कार्यों में समन्वय करना मतलब एक बहुत वृहद स्तर पे हम प्रबंधन की बात करते हैं कि ना केवल पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, नीतियों का निर्माण करना और नीतियों को क्रियान्वयन करना, दोनों प्रबंधन के अंतर्गत है। प्रबंधन के अंतर्गत किसी संगठन, उसमें व्यक्ति, उसमें समुदाय, सभी के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ही क्या है, प्रबंधन है। तो देखो, ये प्रबंधन का सामान्य सा अर्थ है कि 3 दृष्टिकोण से इस प्रबंधन को परिभाषित किया गया है। अब देखो, प्रबंधन को परिभाषित अलग अलग विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से किया है। जैसे हम एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थियो हेमन, थियो हेमन, प्रोफेसर थियो हेमन ने प्रबंधन को 3 दृष्टिकोण से बताया है। उनका प्रथम दृष्टिकोण क्या है, तीनों दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए। प्रथम दृष्टिकोण से प्रोफेसर थियो हेमन ने क्या कहा है कि कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण करना ही प्रबंधन है। कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण,
ठेकेदार, कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण कर लिया, मतलब तुम प्रबंधक हो, तुम में अच्छा प्रबंधन का गुण है। लेकिन इनका दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है? दूसरे दृष्टिकोण से यह कहते हैं कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा विज्ञान कहते हैं उसको, ऐसा विज्ञान, प्रबंधन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यवसाय संचालन, समन्वय, उत्प्रेरणा तथा नियंत्रणों के सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। मतलब देखो, ये जो दूसरा दृष्टिकोण है ये प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा को बता रहा है। उनका जो पहला दृष्टिकोण है प्रबंधन की परंपरागत अवधारणा को बता रहा है कि प्रबंधन कुछ नहीं, लोगों से काम करा लेना है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण में क्या कहते हैं कि प्रबंधन केवल काम कराना नहीं, बल्कि क्या है, एक व्यवसाय का संचालन, वहां पे समन्वय, तो उनमें उत्प्रेरणा देना, वहां पे जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण, ये सब उनका दूसरा दृष्टिकोण है। फिर वो तीसरे दृष्टिकोण से भी प्रबंधन को परिभाषित करते हैं, और तीसरे दृष्टिकोण से थियो हेमन क्या कहते हैं कि प्रबंधन मिलजुल कर कार्य करने पर बल है। मिलजुल कर कार्य करने पर बल देना ही प्रबंधन है, तीसरा दृष्टिकोण। तो देखो, आपको तीनों याद रखना है कि थियोमेन ने जो 3 दृष्टिकोण से प्रबंधन को परिभाषित किया है, आप चाहो तो याद रखने के लिए समझ सकते हो कि उनका पहला दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है, और तीसरा दृष्टिकोण है वो क्या बता रहा है कि जो प्रबंधन है वो केवल मिलजुल कर कार्य करने की व्यवस्था है, उसी पर बल देना प्रबंधन है। फिर और भी बहुत सारे विचारकों ने प्रबंधनों को परिभाषित किया है, जैसे एक है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, ये सब शामिल होता है। मतलब देखो, हमको किसी भी विचारक की परिभाषा को पूरा याद नहीं करना है, क्योंकि हमको लिखना तो नहीं, हमको तो केवल 4 ऑप्शन देके निशान लगाना है कि फलानी परिभाषा किसने दी है। तो क्या है, उन परिभाषाओं के कीवर्ड को पकड़ो, किसी 1-2 कीवर्ड को उस व्यक्ति के साथ पकड़ के और याद रख लो कि जैसे ये हेनरी फ्योल क्या कह रहा है, देखो, पूर्वानुमान लगाना, अंदाज लगाना, भविष्यवाणी करना टाइप का कि आगे क्या हो सकता है, ऐसा अंदाज लगा लेना ही पूर्वानुमान है। तो हेनरी फ्योल क्या कह रहा है कि संगठन, जो आपका प्रबंधन है, प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, निर्देश देना भी शामिल है, और समन्वय भी करते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। तो ये सब हेनरी फ्योल है। तो देखो, जब हेनरी फ्योल देखो तो ये 2-3 कीवर्ड याद रखो कि भाई पूर्वानुमान लगाना, जैसे पूर्वानुमान देखा मतलब हेनरी फ्योल है। दूसरा जो विचारक है उनकी परिभाषा है वो है जॉर्ज आर टेरी। ठीक है ना। देखो, फ्योल ने प्रबंधन के संदर्भ में, फ्योल का एक और स्टेटमेंट है, हेनरी फ्योल का स्टेटमेंट है कि हेनरी फ्योल ने कहा था कि प्रबंधन सब जगह है, ये भी हेनरी फ्योल का स्टेटमेंट है। सभी जगह मतलब सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब आप कोई भी संस्था, आप सामाजिक संस्था देख लो, आप कोई भी राजनीतिक संस्था देख लो, आप कोई भी धार्मिक संस्था देख लो, आप किसी भी प्रकार की संस्था, आप कोई भी आर्थिक संस्था देख लो, बिना प्रबंधन के कोई संस्था काम नहीं कर सकता। तो हेनरी फ्योल का यह कहना था कि प्रबंधन सब जगह है। समाज में भी प्रबंधन देख ही रहे हैं, समाज बिना परिवार बिना प्रबंधन के नहीं चल सकता, समाज,
परिवार, धर्म, राजनीति, ये जितने भी संस्था या संगठन है वो बिना प्रबंधन के नहीं चल सकते। तो इसी संदर्भ में हेनरी फ्योल का कहना है कि प्रबंधन सब जगह है। तो हेनरी फ्योल को दो रूपों में याद रखना। फिर एक और विद्वान आते हैं, जॉर्ज आर टेरी। ये क्या कहते हैं, इनका कहना था कि प्रबंधन एक पृथक प्रक्रिया है। पृथक प्रक्रिया, प्रबंधन एक पृथक प्रक्रिया है। और पृथक प्रक्रिया में फिर इन्होंने क्या कहा कि प्रबंधन एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण, नियंत्रण व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित एवं क्रियान्वित करते हैं। देखो, अब जॉर्ज एल टेरी के संदर्भ में क्या है कि देखो बहुत सारी चीज तो इनने भी कही थी कि योजना बनाना, संगठन, ये भी वही की वही बात कर रहा है। तो हमको बस कीवर्ड पकड़ना है कि यहाँ पे देखो पूर्वानुमान मिला था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण, नियंत्रण, और फिर क्या कह रहा है, व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति करना है। आदमी का उपयोग करना है, कुछ साधनों का उपयोग करना है जिसका उपयोग करके उद्देश्यों को निर्धारित और नियंत्रित करता है या उद्देश्यों को पाया जाता है। ये जॉर्ज आर टेरी का कहना है। टेरी ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रबंधन है, प्रबंधन चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना है। इच्छित परिणाम प्राप्त करना है। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम मतलब अपना दिमाग लगा के, अपनी सूझबूझ का उपयोग करके इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंधन है। ठीक है ना। तो देखो टेरी और हेनरी फ्योल, अभी देखो और लोग आएंगे, सबके अपन को याद रखना है, लेकिन अब इतना सारा याद रखोगे तो कंफ्यूज होगी, इसलिए कीवर्ड पकड़ो कि एक व्यक्ति ने क्या कहा है, उसमें क्या हमको अलग दिख रहा है, उसको याद रखो और उसी कीवर्ड से उसको याद रखो। तो फिर क्या है, कंफ्यूज नहीं होगी। नहीं तो ऐसे तो 50 परिभाषा आएंगी अभी, आप हर परिभाषा को कब तक याद रखोगे, क्योंकि हमको परिभाषा को लिखना तो थोड़ी है कि शब्द पूरा एक एक शब्द आना चाहिए। कुछ कीवर्ड हैं जो हर विचारक ने अलग अलग दिए, उनको पकड़ लो, उनको पकड़ के याद रख लो, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है ना। फिर एक और विद्वान आते हैं, लॉरेंस एपेल, ऐसा नाम है, लॉरेंस एपेल। इनका क्या कहना है, इनने प्रबंधन को सेवी वर्गीय प्रबंधन माना। ये क्या कहते हैं, प्रबंधन सेवी वर्गीय प्रबंधन है। सेवी वर्गीय मतलब होता है पर्सनल, जिसके अंतर्गत हम मानव संसाधन को रखते हैं कि किसी संगठन या किसी क्षेत्र में मानव संसाधन के बारे में व्यवस्था करना ही सेवी वर्गीय प्रबंधन कहलाता है। तो लॉरेंस एपेल ने क्या कहा है कि प्रबंधन सेवी वर्गीय प्रबंधन ही, मतलब वही ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही या ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना ही प्रबंधन है, लॉरेंस एपेल के अनुसार। फिर लॉरेंस एपेल का एक और स्टेटमेंट है कि प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, ना तो वस्तुओं का। तो लॉरेंस एपेल के दो स्टेटमेंट याद रखने हैं कि लॉरेंस एपेल एक स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रबंधन सेवी वर्गीय प्रबंधन है और व्यक्तियों का विकास है प्रबंधन, ना कि वस्तुओं का विकास। ठीक है ना। तो तीन लोगों के अपन ने लगभग 6-7 स्टेटमेंट देख ली, सबको याद रखना है। फिर इसमें एक और विचारक हैं, मैकफॉरलैंड। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि जो प्रबंधन है, इसमें प्रबंधक
प्रबंधन करने वाले को क्या कहते हैं? प्रबंधक। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रबंधक व्यवस्थित समन्वित एवं सहकारी। प्रबंधक व्यवस्थित समन्वित एवं सहकारी प्रयासों से संगठनों का सृजन है। संगठनों का सृजन है मतलब मैकफार्लैंड क्या कह रहे हैं कि ये संगठन बनाने का एक प्रयास है। प्रबंधन संगठन बनाने का कैसा प्रयास है? व्यवस्थित समन्वित एवं सहकारी। सहकारी मतलब समझ रहे हैं ना, मिलजुल के, सब मिलजुल के जब प्रयास करेंगे तब संगठन का निर्माण होगा, और संगठन का निर्माण करने का प्रयास करना ही प्रबंधन है। ये कौन कह रहा है? मैकफार्लैंड कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसी के जैसे एक और बात कहते हैं जोसेफ एल मेसी। जोसेफ एल मेसी, जोसेफ एल मेसी, ये क्या कहते हैं? एक सहकारी समूह, एक सहकारी समूह कार्य को, एक सहकारी समूह कार्य को एक सामान्य, एक सहकारी समूह कार्य को एक सामान्य उद्देश्य की ओर, सामान्य उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। निर्देशित करता है। देखो जोसेफ एल मेसी क्या कह रहे हैं कि प्रबंधन में हो क्या रहा है कि ये क्या है? सहकारी समूह मतलब लोगों का समूह है, बहुत सारे लोग, अकेला व्यक्ति नहीं है। सहकारी समूह कार्य को एक सामान्य उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है, मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक कॉमन गोल की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उसी दिशा में निर्देशित करता है। यही काम कौन कर रहा है? प्रबंधन हो रहा है। प्रबंधन यही है कि लोग मिलके एक कॉमन गोल की ओर बढ़ रहे हैं, वही प्रबंधन। ये कौन कह रहा है? जोसेफ एल मेसी। तो देखो इसके स्टेटमेंट और इसके स्टेटमेंट पे अंतर है। ये कह रहा है संगठनों का सृजन है, और ये क्या कह रहा है कि हमको एक निर्देशित उद्देश्य की ओर बढ़ना है, कॉमन उद्देश्य की ओर बढ़ना है, ठीक है। फिर सी डब्ल्यू विल्सन, सी डब्ल्यू विल्सन, सी डब्ल्यू विल्सन का क्या कहना है? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों का प्रयोग, मानवीय शक्तियों का प्रयोग। बस ये मानवीय शक्ति वाली लाइन याद रख लो कि भाई प्रबंधन में किसने कहा है कि मानवीय शक्तियों का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विल्सन ने। क्योंकि अभी तक मानवीय शक्ति के संदर्भ में कोई ने विशेष बात नहीं बोली, ये विल्सन कह रहे हैं कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों का उपयोग ही प्रबंधन है। बात खत्म हो गई। फिर है किम्बाल एम किम्बाल ने, किम्बाल एवं किम्बाल, किम्बाल एवं किम्बाल, ये क्या कहते हैं कि प्रबंधन उस कला का नाम है। ये कला कह रहे हैं, प्रबंधन उस कला का नाम है जिसके द्वारा उद्योग में मानव एवं माल को नियंत्रित किया जाता है, माल को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो किम्बाल एंड किम्बाल क्या कह रहे हैं कि एक कला है जिसके माध्यम से उद्योग में मानव एवं माल, मतलब देखो अब ये मानव के साथ साथ क्या है? माल। माल मतलब सामान को भी नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं कौन? किम्बाल एंड किम्बाल, ठीक है ना। मानव एवं माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांत, नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है, नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांत को लागू किया जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की परिभाषा में आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दे रहा है। फिर एक और
विचारक हैं क्रीटनर। क्रीटनर ये क्या कह रहे हैं, ये एक और देखो अब नया शब्द आ गया, परिवर्तनशील पर्यावरण। परिवर्तनशील पर्यावरण। परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग। सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग। सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग। ठीक है ना, तो इसमें क्या याद रखना, इसको पकड़ लो, परिवर्तनशील पर्यावरण। क्रीटनर परिवर्तनशील पर्यावरण की बात कर रहा है। मानव और माल को नियंत्रित करने की बात कौन कर रहा है, किम्बाल कर रहा है। मानवीय शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, विल्सन कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सहकारी समूह से जिससे एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जाए, मेसी है। मैकफार्लैंड क्या कह रहा है कि संगठन बनाने का प्रयास है। तो ऐसे कीवर्डों को पकड़ के और फिर उनके जो जिनने परिभाषा दी है, बस हमको तो निशान लगाना है, कौन पूरा की पूरा याद रखना है। तो ऐसे एक एक दो दो कीवर्ड पकड़ो, हर परिभाषा में जो आपको डिफरेंट लग रहा है मैंने बता दिया वो कौन कौन से डिफरेंट वर्ड है, उन्हीं को पकड़ के आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, फिर एक दो परिभाषा और बची है, बस फिर ये कंप्लीट है। पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर यह क्या कहता है, प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील। प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील। प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व। अब देखो ड्रकर तो प्रबंधक को जीवनदायक तत्व के दे रहा, ऑक्सीजन है कि जीवनदायक तत्व है ना, ऑक्सीजन के बिना आदमी मर जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यवसाय या संस्था बिना प्रबंधन के नहीं चल सकती, जीवनदायक तत्व। तो ड्रकर में क्या याद रख लो कि भैया ये गतिशील एवं जीवनदायक तत्व, तो ये कीवर्ड हो गया जीवनदायक तत्व। ड्रकर कह रहा है कि मर जाएंगे नहीं बिना प्रबंधन के, जीवनदायक तत्व है। ठीक है ना, फिर ये ड्रकर ने एक और स्टेटमेंट, इसका एक और स्टेटमेंट याद रखना कि प्रबंधन ना तो कला है ना विज्ञान। प्रबंधन ना कला है ना विज्ञान। ये अभी आगे लड़ाई होगी, प्रबंधन विज्ञान है कला, तो उस समय देखेंगे, अभी लिख लो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक और विचारक है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर। अब टेलर क्या कह रहा है, टेलर कह रहा है कि प्रबंधन यह जानने की कला है। जानने की कला है कि क्या करना है, क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम व सबसे सस्ता तरीका या सबसे सस्ता उपाय क्या है। ठीक है ना, तो देखो ये भी इसकी परिभाषा सरल है कि टेलर का तो ये कहना है कि हमको सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि किसी भी चीज को करने का सबसे सही तरीका कौन सा। एक कला है जिसके माध्यम से पता करते हैं कि किसी चीज को करने का सबसे सही तरीका क्या है, और सही का तरीका क्या है कि वो काम सबसे सही ढंग से हो और सबसे सस्ते रूप में हो। तो इसी को जानने की कला को नाम को कला की नाम को क्या दिया उन्होंने, प्रबंधन कहा है, एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है ना, तो देखो ये प्रबंधक के इतने आपको विचारकों की परिभाषा याद रखनी हो, परिभाषा याद नहीं रखनी है, केवल उनके की पॉइंट को याद रखना है कि भैया किसने प्रबंधन को जीवनदायक तत्व कहा है, कौन कह रहा है कि प्रबंधन जानने की कला है कि कैसा अच्छा काम होता है। ठीक है ना, कौन ने प्रबंधन को पर्यावरण से जोड़ दिया है कि एक पर्यावरण, अभी जो लिखा ना कि परिवर्तनशील पर्यावरण है, क्रीटनर। तो ऐसे कीवर्डों के हिसाब से विचारकों को याद रखो। ठीक है ना, फिर है प्रबंधन का क्षेत्र, अगला टॉपिक है। ये हो गया प्रबंधन का अर्थ, इतनी परिभाषा आपको याद रखना है, और बताया परिभाषा याद नहीं रखना है, केवल कीवर्ड याद रखना है। प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देखो दरअसल प्रबंधन किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय के क्षेत्र का मतलब होता है कि वो सीमा, वो लिमिट जहां तक उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जा सकता है। स्कोप क्षेत्र,
कहां तक, औकात क्या है इस प्रबंधन की, कहां तक इस प्रबंधन का अध्ययन किया जा सकता है, तो उसी को कहते हैं प्रबंधन का क्षेत्र। तो देखो इस प्रबंधन के क्षेत्र में आपको न्यूमैन ने कुछ बताया है। न्यूमैन के अनुसार क्या है, प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और इनने हर क्षेत्र में प्रबंधन को लिखा दिया और हर क्षेत्र के प्रबंधन को अलग नाम दे दिया। जैसे विकास का प्रबंधन, अब विकास के प्रबंधन से क्या कहना चाह रहा है, विकास का प्रबंधन मतलब क्या है कि कोई भी संस्था या कोई भी प्रबंधक अपने प्रबंधकीय कौशलों को सही माने और अधिक उन्नति के, प्रबंधकीय कौशलों को सीखते हुए अधिक उन्नत बनाते हैं। मतलब जो कोई भी प्रबंधक है, मैनेजर है, अपने कौशल को सीखता है और उसको और अधिक उन्नत बनाता है, तो ये विकास का प्रबंधन कहलाता है। आपको केवल देखो ये याद रखना है कि प्रबंधक के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है। विकास का प्रबंधन है, दूसरा एक होता है सेवी वर्गीय प्रबंधन, सेवी वर्गीय प्रबंधन, कोई पर्सनल प्रबंधन, इसमें पहले ही बताया क्या है, मानव संसाधन मतलब भर्ती कैसे करना है, चयन कैसे है, भर्ती निकालना है, क्या करना है, कर्मचारियों की भर्ती, ये सारी बात है। फिर तीसरा आता है उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन क्या है कि भैया उत्पादन करना क्या है, तो उत्पादन क्या है, बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन का प्रबंधन। चौथा है क्रय प्रबंधन का मतलब क्या है, उत्पादन के लिए आपको कच्चा माल खरीदना है, कच्चा माल कैसा हो, सस्ता हो, गुणवत्ता युक्त हो, खराब ना हो, और ये सारी चीजें, तो क्रय प्रबंधन में ये चीज दिखाई जाएगी। पांचवा फिर है विपणन का प्रबंधन, विपणन मतलब मार्केटिंग में क्या देखा जाएगा कि भैया उपभोक्ता और बाजार, इन दोनों का ध्यान रखा जाएगा, उपभोक्ता व बाजार में किस चीज की मांग ज्यादा है, किस चीज की मांग कम है, ये सब चीज विपणन मार्केटिंग के मैनेजमेंट में देखा जाएगा। फिर छठवा है रखरखाव मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में क्या दिया है, लगातार नियमित निरीक्षण किया जाएगा कि जो मशीन है वो सही ढंग से काम हो रही है या नहीं हो रही है। फिर इसी में एक और आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन मतलब क्या है, पैसे की व्यवस्था करना, ऋण लेके आना, निवेशकों को आकर्षित करना, इन्वेस्ट करवाना लोगों से, ये सब क्या है प्रबंधन के अंतर्गत या प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत है। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रबंधन हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ये न्यूमैन ने बताए हुए हैं। फिर इसमें अगला टॉपिक है प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो देखो प्रबंधन का सबसे पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, तीन उद्देश्य बताए गए हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा बताया गया है इसका सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा बताया गया है व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। संगठनात्मक में देखो तीन चीजों पर ध्यान दिया गया है, तीन चीजों की बात की गई संगठनात्मक उद्देश्यों में। पहला बताया गया है उत्तरजीविता से क्या मतलब है, सस्टेनेबिलिटी, कि भाई प्रबंधन ये देखता है कि कोई भी संगठन लंबे समय तक कैसे प्रतिस्पर्धा में बना रहे, कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में बनी रहे, लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में या बाजार में विद्यमान रहे, ये उत्तरजीविता। कंपनी का प्रबंधन जितना अच्छा होगा कंपनी मार्केट में सस्टेन करेगी, कंपनी का प्रबंधन खराब, कंपनी मार्केट से आउट। दूसरी चीज क्या रहता है कंपनी में, कंपनी का लाभ तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, निरंतर और सफल संचालन की, भाई कंपनी को यदि सस्टेन करना है, निरंतर सफल संचालन के लिए जरूरी है कि कंपनी लाभ दे। तो प्रबंधन क्या है, कंपनी के लाभ को भी निश्चित करता है, तो अपन उद्देश्य लिख रहे हैं ना। और तीसरा इसमें बताया गया है विकास का क्या मतलब है, विकास का मतलब है
कंपनी की गतिविधियों का विस्तार। कंपनी की गतिविधियों का विस्तार। गतिविधियों का विस्तार मतलब क्या है कि कंपनी, एक कंपनी थी, उसकी ब्रांच खुल गई, 2 ब्रांच हो गई, 3 ब्रांच हो गई, पूरे देश में ब्रांच हो गई, फिर वो हो गई मल्टीनेशनल, पूरी दुनिया में उसकी ब्रांच हो गई, तो विकास। तो प्रबंधन इन्हीं चीजों को निर्धारित कर रहा है। फिर सामाजिक उद्देश्य क्या है प्रबंधन का? प्रबंधन का सामाजिक उद्देश्य है समाज के लिए लाभ निर्माण। समाज के लिए लाभ निर्माण। अब मतलब देखो, भले व्यवहारिक रूप में प्रबंधक को समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में प्रबंधक को यह भी बात सिखाई जाती है कि तुम अपना लाभ और कंपनी के लाभ होने के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखोगे कि समाज को फायदा होना चाहिए। तुम ऐसी कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करोगे समाज को हानि पहुंचाती है, तो मतलब समाज के लाभ के लिए निर्माण करोगे। और तीसरा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब क्या है? आप अच्छा वेतन, अच्छी कार्य की दशाएं, अच्छी कार्य की दशाएं, ये सब चीजों को शामिल करोगे। तो देखो, ये प्रबंधन की व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो 3 उद्देश्य याद रखना, संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। संगठनात्मक के 3 है, उत्तरजीविता, लाभ और विकास। ये प्रबंधन के उद्देश्य हो गए। अब फिर इसमें अगला टॉपिक है प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन की प्रकृति, प्रकृति, नेचर। और प्रकृति में देखो 2 लड़ाई है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान है और कुछ है कला है। हमारा ये निष्कर्ष है सीधे सीधे कि प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। बात खत्म हो गई। प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों है। देखो, ये तो पहले ही से बोल दे रहे थे कि प्रबंधन एक कला है, परंपरागत रूप से भी कह रहे हैं ना। क्यों कला कह रहे हैं? क्योंकि ये लोगों से काम कराने का तरीका है। लोगों को ना, कुछ लोग रहते हैं जो दूसरों से अपना काम करा लेते हैं, या खुद बैठे हैं और दूसरे से काम करा रहे हैं। ये भी एक टैलेंट है लोगों में। तो परंपरागत अर्थ में तो ये तो स्वीकार कर लिया गया था कि कला है, ठीक है ना। इस कला को भी सीखा जा सकता है। देखो, जैसे ही आपने किसी शब्द को बोल दिया ये कला, आर्ट, तो वो क्या है? सीखने की श्रेणी में जाएगा कि ये एक गुण है जो आप सीख सकते हो। बहुत सारी कलाएं हैं, नृत्य, गायन, वादन, ये सब कला के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही प्रबंधन एक कला है, लोगों को मैनेज करना परंपरागत रूप से कला है। और प्रबंधन तो एक सब्जेक्ट के रूप में भी प्रबंधन पर आया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? विज्ञान। अब विज्ञान, किसी भी चीज को विज्ञान कहना है मतलब वहां पे क्या है? एक वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या है? तर्कयुक्त आपके निष्कर्ष होने चाहिए। मतलब यह कहना चाहिए कि कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हो जो प्रबंधन में लागू किए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो बहुत कुछ विज्ञान की चीजें भी क्या है? इस प्रबंधन में लागू हो जाएगी। तो इसलिए सीधे एक लाइन में बोल देते हैं कि ये प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। हालांकि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान की कुछ उसमें गुण शामिल होते हैं। इसलिए आपको तो एक शब्द में याद रखना है कि ये विज्ञान और कला दोनों है। इसलिए देखो, टेरी एक विचारक है, टेरी, इसने प्रबंधन को सामाजिक विज्ञान कहा है, सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान ना कह के क्या कहा है? सोशल साइंस। टेरी का कहना है कि प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है। एक और विचारक है लॉवेल। लॉवेल, लॉवेल क्या कहते हैं कि प्रबंधन सबसे बूढ़ी कला, सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है। सबसे जवान पेशा, यंग। देखो, लॉवेल का क्या कहना है कि प्रबंधन दरअसल क्या है? कला तो बहुत पहले से है, इसलिए कह रहा है कि बहुत पुरानी कला है, बूढ़ी कला कह दिया। लेकिन पेशा, इसमें क्या है? जब विज्ञान शामिल हो गया तो पेशे के रूप में अपनाया जाने लगा। तो उन्होंने कहा है कि जबकि सबसे जवान पेशा है। तो आपको तो 2 लोगों का नाम याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी? कला और विज्ञान दोनों है। दूसरा क्या है? टेरी ने इसको सामाजिक विज्ञान कहा है और लॉवेल ने इसको बूढ़ी कला और सबसे जवान विज्ञान कहा है, ठीक है ना। तो ये प्रबंधन की प्रकृति हो गई। फिर है प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की विशेषताएं, और विशेषताओं में पहली विशेषता है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई आप किसी भी संस्था का, आप समाज अर्थव्यवस्था में प्रबंधन कर रहे हैं, समाज में प्रबंधन कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे हो, या आप किसी कंपनी का प्रबंधन, जब तक कंपनी चलेगी तब तक आपको प्रबंधन तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रबंधन की आज प्रबंधन करके आ गए और जीवन भर के लिए फुर्सत हो गए, नहीं। ये प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी नहीं रुकेगी। जब तक आपकी संस्था चलेगी तब तक प्रबंधन चलेगा। तो ये प्रबंधन। दूसरा क्या बोला है कि प्रबंधन एक पेशा है। प्रबंधन एक पेशा है। प्रबंधन एक पेशा है। प्रबंधन, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या है, देखो प्रबंधन को क्या है, जनरल नॉलेज से नहीं समझा जा सकता। आपको यदि एक अच्छा मैनेजर बनना है तो सामान्य आपको एमबीए करना पड़ेगा। एमबीए क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहां पर भी क्या है, आपको बिजनेस का प्रबंधन सिखाया जाएगा। आजकल आपदा का भी प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन का भी अलग से कोर्स होने लगा है। मतलब समझ रहे हैं ना कि इसके लिए, प्रबंधन के लिए आपको एक विशेषज्ञता की जरूरत है, और एक विशेषज्ञता आ गई मतलब वो एक प्रोफेशन बन गया। वो जैसे लॉयर प्रोफेशन है, डॉक्टर। आप सामान्य ज्ञान से लॉयर वकालत नहीं कर सकते ना। आप सामान्य ज्ञान, आपको शरीर की हो सकता है बायोलॉजी की जानकारी हो, आपकी शरीर की पाचन की प्रक्रिया की जानकारी हो, लेकिन एक डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत है। तो ऐसे ही प्रबंधन भी एक पेशा है। दूसरी विशेषता, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक पेशा है। तीसरी विशेषता है प्रबंधन। प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। देखो पहले ही बताया था कि प्रबंधन में ये बात तो ठीक है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ और कंपनी के लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन प्रबंधन में ये चीज भी ध्यान में रखी जाती है कि प्रबंधन में जो असंख्य कर्मचारी लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, तो जो भी वो वस्तु बनाए उसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए, ताकि समाज सही ढंग, मतलब सीधे सीधे ये है कि प्रबंधन में सामाजिक उत्तरदायित्व तो शामिल है। ऐसा नहीं कि आप निजी लाभ के लिए कुछ भी करो, कुछ भी दाम पर लोगों को बेचो। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा समाज की जरूरतों का भी, ठीक है ना। चौथा प्रबंधन की विशेषता है कि प्रबंधन अधिकार की पद्धति है। प्रबंधन अधिकार की पद्धति। प्रबंधन अधिकार की पद्धति, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। भाई प्रबंधन सब सही ढंग से तब होगा ना कि जब उस प्रबंधन में एक व्यक्ति आदेश देने वाला होगा, कुछ व्यक्ति आदेश को मानने वाले होंगे। तो अधिकार आ गए ना, अथॉरिटी, कि एक व्यक्ति अधिकार आदेश दे रहा है और बहुत सारे व्यक्ति उन आदेश को मान रहे हैं, तब तो प्रबंधन चल रहा है। तो ये है प्रबंधन अधिकार की एक पद्धति है जिसमें कोई व्यक्ति आदेश देता है और कोई व्यक्ति आदेशों का पालन करता है। फिर एक विशेषता है कि प्रबंधन सभी स्तरों पर होता है। प्रबंधन सभी स्तरों पर होता है। ये बात भी सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रबंधन केवल टॉप लेवल पर होता है। टॉप लेवल पे भी होता है, मिडिल पे भी होता है और लोअर लेवल पर भी होता है। टॉप लेवल का प्रबंधन अलग टाइप का होता है, मिडिल का अलग होता है, लोअर का अलग होता है। मतलब हर लेयर पर प्रबंधन होता है। इसलिए आपको कंपनी में देखोगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है और फिर नीचे सुपरवाइजर है, ये क्योंकि हर स्तर पर प्रबंधन की जरूरत है। तो वही कह रहे हैं कि प्रबंधन सभी स्तरों पर पाया जाता है, मतलब उच्च, मध्य और निम्न सभी स्तरों पर प्रबंधन पाया जाता है। फिर एक और पॉइंट बता सकते हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। ये भी अपन ने पहले देख लिया कि ऐसा कोई संगठन नहीं है, एक ऐसी कोई संस्था नहीं जो अपने आप प्रबंधन के चले, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, प्रबंधन तो सबके लिए जरूरी है। तो अपन ने बता दिया कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और एक और प्रबंधन की बताया गया है विशेषता कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। ये बात भी सही है भाई। किसी भी चीज, कोई संस्था बनती है तो उसका एक उद्देश्य होता है ना, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन किया जाता है। तो वही है कि उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो देखो ये प्रबंधन की विशेषताएं हो गई कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है। फिर देखो इसी संदर्भ में आप प्रबंधन का महत्व बता सकते हो। कोई ज्यादा अपने लिए काम का नहीं है, प्रबंधन का महत्व क्या है। स्वाभाविक सी बात है, प्रबंधन का महत्व क्या होगा कि उत्पादकता में वृद्धि हो। उत्पादकता में वृद्धि, जब तो प्रबंधन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़े,
दूसरा है गतिशील संगठन का निर्माण हो, गतिशील संगठन का निर्माण हो, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके, और जो पूर्व निर्धारित हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ये कुछ सामान्य से महत्व की बात है, अपन ऐसा नहीं कि कुछ ऑब्जेक्टिव में इससे पूछ सकता है, लेकिन ठीक है, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं तो प्रबंधन के महत्व को भी देख लिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रबंधन के कार्य। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या काम करता है प्रबंधन। और प्रबंधन के देखो सामान्य कार्य तो अपन बता ही सकते हैं, जो महत्व है वही कार्य है, लेकिन यहां पर क्या है, अपन को आदमी के हिसाब से याद रखना है कि किस विचारक ने क्या कार्य बताए हैं। तो देखो 1916 में सबसे पहले हेनरी फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 4 कार्य बताए। सबसे पहला उसने बताया प्लानिंग, नियोजन, प्लानिंग। दूसरा कार्य बताया संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कार्य बताया निदेशन, वो तीसरा कार्य बताया नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। चौथा कार्य बताया निर्देशन, डायरेक्शन। और 5वां कार्य बताया नियंत्रण, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, POSDC। इसके हिसाब से हेनरी फ्योल ने 4 का बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। अंग्रेजी से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फिर जो हेनरी फ्योल के बाद जो अगला विचारक आया जिसने प्रबंधन के कार्यों को विस्तृत रूप में बताया, वो था आपका लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 कार्यों की चर्चा की। 7 कार्यों को वो सीमित रूप में कहता है POCADSC। ये 7 कार्य। सबसे पहला क्या बोलता है, P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। सबसे पहले तो यही होगा ना, आप कोई भी काम कर रहे हो प्रबंधन सा या कुछ भी, तो सबसे पहले एक प्लानिंग तैयार करोगे ना। तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो प्लान बनता है, प्लानिंग। दूसरे नंबर पे क्या होता है, प्लान बन गया, फिर आप अपना संगठन बनाओगे, संगठन बनाना, ये पी से प्लानिंग हो गया। संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक प्लान बन गया, फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित किया। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि भैया कौन क्या करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तो एक ऐसा संगठन बन गया। फिर तीसरा जो कार्य बताया है वो बताया है समन्वय करना। समन्वय करने को उन्होंने क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन। तो सी, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। आपने इतने सारे लोगों को भर्ती कर लिया, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तो उन सब में आपको समन्वय करना पड़ेगा ना। तो तीसरा इनने कार्य बताया है समन्वय करना। चौथा कार्य बताया है प्रेरित करना, प्रेरित करना या कार्य में प्रवृत्त करना। और ये जो शब्द निकला है ये ACTUATING, मोटिवेशन का ही शब्द है। मोटिवेशन टाइप का है कि लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उनको अच्छा वेतन देना पड़ेगा, कार्य की अच्छी दिशाएं देनी पड़ेगी, तब वो कार्य के लिए प्रेरित होंगे। तो ये प्रबंधन के अंतर्गत ही शामिल है। फिर 5वां जो कार्य बताया गया है कि देखो ये जो आपने 4 कार्य कर लिए, 4 कार्य के बाद आपको क्या है, निर्देश देना पड़ेगा। निर्देश देना कि भाई कौन क्या कार्य करेगा, ये भी आपको बताना है। तो वही है निर्देश देना, डायरेक्टिंग। फिर 6वां कार्य बताया गया है नियुक्तियां करना, स्टाफिंग, भर्ती करना,
चपरासी की भर्ती कैसे करोगे, क्लर्क की भर्ती कैसे करोगे, तो वो सब स्तर की भर्ती करना। और 7वां कार्य बताया गया है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो ये POCADSC है, ये लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्य बताए हैं, ठीक है ना। फिर ये लूथर गुलिक के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, यही ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। एक और व्यक्ति था हेरोल्ड स्मिड, हेरोल्ड स्मिडी, इसने भी प्रबंधन के कार्य को बताया, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी अब लिख लेते हैं। वही नियोजन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इंटीग्रेशन एकीकरण, और माप, ये 4 हेरोल्ड स्मिड के कार्य हैं, ठीक है ना। तो ये प्रबंधन के कार्य भी हमने देख लिए, प्रबंधन के कार्य भी देख लिए। अब इसमें एक और अंतिम टॉपिक और है जो अभी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, प्रबंधन के स्तर, प्रबंधन के स्तर, प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन 3 स्तरों पर किया जाता है, एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन, दूसरा होता है मध्य स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय, और फिर है निम्न स्तरीय प्रबंधन। भी अपन ने विशेषताएं में लिखा था कि प्रबंधन एक यूनिवर्सल है और प्रत्येक स्तर पर होता है। तो देखो उच्च स्तर पर जो प्रबंधन होता है वो क्या है, हाई लेवल, हाई लेवल मैनेजमेंट, कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक, इसको कह सकते हैं अध्यक्ष हो, कंपनी का CEO हो, कंपनी का संस्थापक भी हो सकता है, कंपनी का निदेशक भी हो सकता है। अब देखो कंपनी में भी होता है, संस्थाओं में भी होता है कि भाई पुलिस विभाग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP है, तो ये समझ लो DGP है। ब्यूरोक्रेसी का एक टॉप संगठन होता है, उसका मुख्य अधिकारी सेक्रेटरी, टॉप लेवल का मैनेजर है वो। और टॉप लेवल पर देखो अलग टाइप का मैनेजमेंट होता है, तीनों स्तर पर जब स्तर अलग अलग हैं तो मैनेजमेंट अलग अलग होगा। भाई इस स्तर पर क्या होगा, इतने टॉप लेवल पर पॉलिसी मेकिंग का काम होगा, पैसा किस किस को कहां कहां पर देना है यह तय होगा, संगठन के उद्देश्य निर्धारित होंगे कि हमको करना क्या है, यह सब इस स्तर पर निर्धारित होगा, पॉलिसी मेकिंग। फिर दूसरा आता है मध्य स्तर, और मध्य स्तर मतलब क्या है, विभाग के प्रमुख, विभाग के प्रमुख, कि भाई जिले में कलेक्टर को नियुक्त कर दिया, वो मध्य स्तर का प्रबंधक है, पुलिस विभाग में SP मध्य स्तर का प्रबंधक है, वो क्या कर रहा है, निचले ऊपर के आदेशों को नीचे लागू करने का प्रयास कर रहा है, नीचे वालों को मैनेज कर रहा है। और फिर सबसे निम्न स्तर आता है लोअर कैटेगरी पर, निम्न स्तर का प्रबंधक, जो बिल्कुल नीचे लेवल पर काम करता है। नीचे लेवल पर काम करता है मतलब क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो पर्यवेक्षक हो सकता है, आप देख सकते हो यहां पर फोरमैन कहते हैं उसको, उद्योगों में होता है ये कि भाई 50 मजदूर हैं या 100 मजदूर हैं, 100 मजदूर के ऊपर एक व्यक्ति को बैठा दिया, तू फोरमैन हो गया और तू इन 100 मजदूरों से काम लेगा। हम मजदूरों से बात नहीं करेंगे, तेरे से बात करेंगे कि इन मजदूरों ने दिन भर में काम क्यों नहीं किया। तो वो निचले स्तर का प्रबंधन होता है, या इसी को इंस्पेक्टर भी कहते हैं, निरीक्षक। जैसे पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर होता है ना, थाने बल को नियंत्रित करना, अपराध हुआ TI जिम्मेदार है, SP TI से पूछेगा और JSP से पूछेंगे। तो ये क्या है, 3 स्तर का प्रबंधन होता है और तीनों स्तर पर ही प्रबंधन का जो टाइप है वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये प्रबंधन के सामान्य अर्थ, उद्देश्य, कार्य, महत्व, प्रकार सब देख लिया है। अब इसमें अपन देखेंगे प्रबंधन के सिद्धांत।